हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेरिडिटी के बारे में। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना था, हेरिडिटी क्या होती है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने समझा कि इस चैप्टर में हम हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता के बारे में बात करेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है, हमने कहा कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, या आपने कहा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि यह है आनुवांशिकता। ठीक है, जिसे इन गुणों को हम कहते हैं आनुवांशिक गुण और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आनुवांशिकता। हमें इस चैप्टर में यही स्टडी करने के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कैसे होते हैं, अगर पास हो रहे हैं तो फिर भी यहाँ पर दो जनरेशन के बीच में डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा हम और हमारे पेरेंट्स में सिमिलैरिटी तो है, क्योंकि हमें कैरेक्टर उन्हीं से मिले हैं, क्योंकि हमें हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है वो उन्हीं से मिला है। लेकिन डिफरेंसेस कैसे आए हैं ये हमें स्टडी करना है। कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुए हैं ये हमें स्टडी करना है। अगर हमने कहा कि दो जो जीव हैं उनके जो जनक हैं वो सेम हैं, जैसे कि हमने कहा हमारे सिबलिंग्स, ठीक है, हमारे भाई बहन है, हमने कहा हम में जो जेनेटिक मटेरियल का सोर्स है वो सेम है, फिर भी हम लोगों में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने कहा सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी के बाद हम चैप्टर को आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने जीन पढ़ा है, हमने क्रोमोसोम पढ़ा है और हमने पढ़ा है यहाँ पर एलील्स के बारे में। ठीक है, तो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील, इन सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक बार आप लोग पढ़िए इन सारी चीजों को। चलिए, तो आपने ये सारी चीजें यहाँ पर देख ली होंगी। एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, जल्दी से देख लेंगे जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं। यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी के साथ ही हम जो हमारे पास नए टर्म्स आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा बात करते हैं डीएनए की। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, डीएनए की। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, रहती है हमारी बॉडी से। हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आपके फीचर्स होते हैं, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डीएनए में होती है। इंफॉर्मेशन के लिए या फिर उन कैरेक्टर्स के लिए जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने कहा कि मेरी स्किन का कलर जो है वो किसकी वजह से है, डीएनए की वजह से। मैंने कहा मेरी जो आवाज है, अब आपने कहा हर एक की आवाज अलग अलग होती है, आप पहचान सकते हैं। मेरी जो वॉइस है वो अलग क्यों है, क्योंकि मेरी बॉडी में जो मेरा डीएनए है वो सबसे अलग है और मेरा डीएनए सबसे अलग प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, ये तो हुआ डीएनए। हमने कहा इसे हमने क्या कहा, डीएनए कहा था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है इस प्रकार से, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, जिसमें डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए के साथ हमने कहा क्या होती है, एक और प्रोटीन होती है जिसे हमने क्या कहा था, हिस्टोन प्रोटीन कहा था। ठीक है, इसे हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा हमने कहा कुछ और यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास पाई जाती है। अब हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये आता है क्रोमोसोम। ये हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं कहूँ जो क्रोमोसोम है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा डीएनए, फिर आपने कहा हिस्टोन प्रोटीन, और आपने कहा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है कि हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन है जो कि यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो डीएनए हम समझे, डीएनए हमने समझ लिया है। ठीक है, क्रोमोसोम हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे जीन को। जीन को भी हम समझ चुके हैं लेकिन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर ये है डीएनए, मैंने कहा ये है डीएनए। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए नहीं होगा। और हमने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग जो डीएनए के पार्ट होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डीएनए का पार्ट है ये आपके
हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपके बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो हमने कहा कि डीएनए के जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डीएनए के इस पार्ट को हमने क्या कहा था, हमने कहा था डीएनए का ये पार्ट कहलाता है जीन। ठीक है, डीएनए का ये पार्ट क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। जीन हमेशा पेयर में होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जीन हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। जैसे कि हेयर कलर है, तो हमने कहा कि हेयर कलर को हम सी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, सी फॉर कलर। तो हमने कहा कि हेयर कलर कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। अब इसके अलावा एलील भी आते हैं, तो एलील पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीन को पढ़ लेंगे। जीन को हमने क्या कहा था, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर जीन। जो मेंडल है, मेंडल के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि जो मेंडल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता के जो पिता हैं, जो जेनेटिक्स के जो फादर कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, मेंडल ही कहलाते हैं। मेंडल्स के लॉ ही हम समझते हैं, मेंडल के लॉ हम पढ़ेंगे और उन्हीं लॉ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुए हैं। उन्होंने इसके लिए 3 लॉज दिए हैं। इन तीनों लॉज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इन्हीं लॉज से रिलेटेड आपके पास हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, जो कि फिक्स आपके पास आएंगे ही आएंगे, वो हैं लॉज से रिलेटेड। 3 लॉज हमारे पास आएंगे और इन तीनों लॉज में से आपके पास एक से ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, वरना कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास निश्चित रूप से बनेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लॉज अच्छे से समझने हैं। ठीक है, हमने कहा अ जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए की एक इकाई है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर के अपीयरेंस यानी कि कैरेक्टर के लिए जो गुण आपको प्रदर्शित होते हैं, गुणों के प्रदर्शन के लिए, या गुणों की इनहेरिटेंस यानी कि गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ठीक है, हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे जो हेयर हैं वो स्ट्रेट है और मेरे जो हेयर हैं वो ब्राउनिश हैं। तो ये जो कैरेक्टर मुझे मिला है मेरे फादर से मिला है। ठीक है, या फिर मैंने कहा मेरी जो नोज है, मेरी जो नोज है वो कैसी है, लंबी है, बड़ी है। तो ये जो कैरेक्टर मुझे मिला है ये मेरे फादर से मिला है। या मैंने कहा मेरी आंखों का जो कलर है वो कैसा है, ब्राउनिश है, और ये कैरेक्टर मुझे मेरी मदर से मिला है। तो मैंने कहा कि मेरे फादर से मेरे जो हेयर कलर है या मेरा हेयर टाइप है, क्योंकि मेरे फादर से वो मुझे कैरेक्टर मिला है, तो मैंने कहा कि मेरे हेयर कलर का जो कैरेक्टर है वो मेरे फादर से मुझ में इनहेरिटेंस हुआ है। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर हुआ है, यानी कि मुझे जो कैरेक्टर मिला है मेरे फादर से मिला है। कौन सा कैरेक्टर, मेरे हेयर कलर, मेरा हेयर टाइप का। ठीक है, तो हमने कहा कि वो जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंस हुआ है या इनहेरिट हुआ है। ठीक है, वो क्या हुआ, इनहेरिट हुआ। इनहेरिट का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ है। तो इस कैरेक्टर को मैं क्या कहूंगी, इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, क्या हुआ, इनहेरिटेड कैरेक्टर हुआ है। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगी, इनहेरिटेंस कहूंगी, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। जो गुण है वो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को मैं कहती हूँ इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं इस कैरेक्टर को मैं कहती हूँ इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जो कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं वो क्या होंगे, इनहेरिटेड ट्रेट होंगे। यहाँ पे सबको यही कहा जा रहा है कि जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि क्या इनहेरिट हो रहा है, आपने कहा डीएनए इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या पास हो रहा है या क्या ट्रांसफर हो रहा है या क्या इनहेरिट हो रहा है, एक ही चीज है सारी बातों का। हमने कहा कि क्या इनहेरिट हुआ, आपने कहा कि यहाँ पर हुआ है डीएनए। ठीक है, अब जब डीएनए
ट्रांसफर हुआ है या डीएनए इनहेरिट हुआ है, तो आपने कहा कि डीएनए में ही क्या है, आपने कहा डीएनए के जो यूनिट है, डीएनए के जो पार्ट्स हैं या डीएनए के जो सेगमेंट है जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, वही जीन है। तो आपने कहा क्योंकि डीएनए इनहेरिट हुआ है तो जीन भी क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। तो आपने कहा कि जैसे जीन क्या है हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या है, इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड जो टर्म आता है एलील के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो आपके पास जीन लोकस आते हैं, सिंपल सी चीज है, जीन लोकस की जीन जहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि जीन एक तो नहीं है, हमने कहा जीन एक तो नहीं है, एक जीन हमने ये बोला, एक जीन हमने ये बोला, और इसी प्रकार से आपके हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन भी पाए जा सकते हैं। तो हमने कहा बहुत सारे जीन हैं, और जहां पर जीन पाया जा रहा है वो जीन लोकस होगा। जैसे कि आपके हेयर कलर का जो जीन यहाँ पर है तो उसका लोकस यहाँ पर है। लोकस का मतलब सिंपल सा मतलब है पोजीशन, लोकस का मतलब सिंपल सा मतलब है लोकेशन। आपने कहा एक लोकेशन जीन की ये है, इस जीन की लोकेशन ये है, तो जीन लोकस क्या, सिंपली लोकेशन है। आपने कहा इट इज द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन, द एलील ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, जीन लोकस क्या बताता है, जीन की पोजीशन, जीन की स्थिति को बताता है। अब हम यहाँ पर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनेंट एंड रेसेसिव की, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी की। ठीक है, जो कि आप जब लॉज पढ़ेंगे तब हमारे पास डोमिनेंट वर्ड आएगा और रेसेसिव वर्ड आएगा। डोमिनेंट और रेसेसिव का क्या मतलब होता है, देखिए ये सेम वैसा ही है जैसे कि सबसे पहले तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं प्रभावी और अप्रभावी का मतलब। आप पढ़ रहे हैं डोमिनेंट, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, आप पढ़ रहे हैं रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। अगर हम कहें कि क्या समझे आप इन शब्दों से, रेसेसिव और डोमिनेंट से आप क्या समझे, प्रभावी का मतलब होता है जो प्रभावी है, जो अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अप्रभावी का मतलब है कि जो क्या है अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही होती है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो आप क्या कहते हैं, उनमें से जो एक है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एक जीत जाता है और एक जीत नहीं पाता है। आपने कहा जो जीत गया था इसका मतलब वो कैसा था, वो प्रभावी था या वो स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग था इसीलिए अपना प्रभाव दिखा पाया है। जो जीत नहीं पाया वो कैसा था, हो सकता है कि उसकी एज कम होगी, वो छोटा होगा, वो वीक होगा, तो वो अपने प्रभाव को उसके सामने नहीं दिखा पाए। वैसे तो अपना प्रभाव दिखाएगा, अगर उससे छोटा कोई आ जाए तो वो अपना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन उससे बड़ा कोई आ गया तो वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया। इस केस में हम उसे अप्रभावी कहेंगे या रेसेसिव कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा हमारे पास दो कलर आते हैं, एक है ब्लैक, एक है ब्लू। ठीक है, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। हमने कहा दोनों कलर को मिक्स कर लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो हमने कहा बताइए दोनों कलर को जब मिक्स किया गया तो आपके पास ब्लैक आया या ब्लू आया। ब्लू कैसे, डार्क ब्लू है। हमने कहा जब ब्लैक और ब्लू को मिक्स किया गया तो आपके पास क्या आएगा, आप ब्लैक को ही देखते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लैक क्या है, यहाँ पर प्रभावी है। ब्लैक अपने गुण को दिखा पा रहा है जबकि ब्लू अपने गुण को नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि दो चीजों में से जो चीज अपने प्रभाव को दिखा पा रही है, जो चीज अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। ठीक है, और जो चीज उस, जैसे कि हमने कहा कि दोनों में से अगर जो अपने गुण को प्रदर्शित कर पा रहा है या अपने आप को क्या कर पा रहा है, प्रदर्शित कर पा रहा है, वो प्रभावी है। और दोनों में से जो अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा वो कैसा होगा, अप्रभावी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम गुणों की बात कर रहे हैं, चाहे कलर है या कोई भी है, हम बात कर रहे हैं गुणों की। गुण, गुणों के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमने कहा हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन, और हमने कहा जीन हमेशा होते हैं पैर में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइट का एग्जाम्पल, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे।
हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने कहा एक कैरेक्टर ले लेते हैं और वो है किसका, हाइट का, ठीक है, लंबाई का गुण। मैंने कहा मेरी लंबाई के लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो लंबाई के लिए हम लंबाई को हम कैसे दिखा देते हैं, हम टॉलनेस से दिखा देते हैं, कैपिटल टी, क्योंकि ये क्या है, ये जीन है, ये जीन पेयर है। क्योंकि हमने क्या कहा, जीन हमेशा कैसे होंगे, यहाँ पे जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि कोई बौना है, कोई छोटा है, उसकी हाइट के लिए भी क्या होगा, कोई जीन उत्तरदायी होगा। अब हमने कहा क्योंकि हाइट के लिए यही जीन उत्तरदायी था, कैपिटल टी था, ठीक है। मैंने कहा इस कैपिटल टी में एक कैपिटल टी खराब हो गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, लंबाई को दिखा रहा था, ये लंबाई को दिखा रहा था, दोनों लंबाई को दिखा रहे थे। दोनों में से एक खराब हो गया, लेकिन एक अभी भी ठीक है। तो हमने कहा कि लंबाई का गुण हमें अभी भी दिख रहा है। फिर हमने कहा क्या हो अगर दोनों खराब हो गए, खराब होने का क्या मतलब है, खराब होने का क्या मतलब है, खराब होने का मतलब है कि कोई चेंजेस इनमें आ गए इन केस, ठीक है, और आपके जो जीन्स हैं, जीन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो क्या हमने सीखा था, प्रॉपर काम करने का क्या मतलब हमने सीखा था, हमने एक सीक्वेंस देखा था कि डीएनए है और इस डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, डीएनए का पीस जिसे आप जीन भी कह सकते हैं, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, और अब ये प्रोटीन क्या करेगा, कैरेक्टर यानी कि गुणों के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। मैंने कहा अगर नॉर्मल जीन है, डीएनए का मतलब आप जीन से भी लगा सकते हैं, मैंने कहा अगर नॉर्मल आपका क्या होगा, जीन होगा, तो नॉर्मल क्या होगा, आरएनए होगा, नॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, और नॉर्मल प्रोटीन से आपको नॉर्मल गुण यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने कहा कि यहाँ पर जो जीन है वो एबनॉर्मल है। जब जीन एबनॉर्मल है तो क्या होगा, आपने कहा आरएनए भी एबनॉर्मल बना, प्रोटीन भी एबनॉर्मल बना, और गुण भी आपको एबनॉर्मल यानी असामान्य दिखे, ठीक है, सामान्य से हटके आपको दिखे। आपने कहा कि ये जो जीन है, जीन में कोई चेंजेस हो गए, म्यूटेशन हो गए, म्यूटेशन आगे हम पढ़ेंगे। हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, चाहे वो बायोलॉजिकली हुआ हो, ठीक है, चाहे आपने कहा कि वो इन्वायरमेंट के थ्रू हुआ हो, तो कोई भी जो चेंज यहाँ पर आए हैं, आपने कहा कि ये जो दोनों जीन थे, इनके जीन पेयर का काम क्या था, लंबाई के गुण को प्रदर्शित करना। क्योंकि ये क्या हो गया है, इनके संरचना में या फिर इनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ गया है, अभी अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे, तो लंबाई का गुण नहीं मिला आपको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, बौनापन देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, बौनापन देखने को मिलेगा। तो आपने कहा या तो स्थिति ये हो सकती है, जब बौनापन मिला तो हमने कहा कैपिटल टी तो लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने स्मॉल टी लिख दिया है बौनेपन के लिए। स्मॉल टी का मतलब क्या है, सिंपली कैपिटल का मतलब है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है, प्रभावी गुण को दिखा रहा है, और स्मॉल लेटर क्या दिखा रहे हैं, आपको अप्रभावी गुण को दिखा रहे हैं, ठीक है, यही चीज हमने समझी है। अब आप समझ चुके हैं कि प्रभावी को हमने क्या कहा, जो अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है वो है प्रभावी, जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है वो कैसा है, यहाँ पे अप्रभावी है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी से आप क्या समझे, इसी से आप एक और चीज समझे हैं, प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, वो आप आगे जाके और अच्छे से समझेंगे जब आप किसकी बात करेंगे, जब हम लॉज की बात करेंगे। इतनी बात से एक और चीज आप समझे, आपने कहा कि लंबाई के गुण के लिए ही जो जीन है, जीन के अलग अलग रूप आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा हो सकता है कि इन दोनों टी में से, दोनों कैपिटल टी में से एक टी ही खराब हो, या तो हमने कहा एक सिचुएशन हमारे पास ये आई है कि दोनों जो है जीन, जो जीन पेयर है दोनों, वो कैसे हैं, हेल्दी हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, लंबाई के गुण को दिखा रहे हैं। एक हमारे पास ये कंडीशन आई थी, ठीक है, एक तो हमारे पास ये कंडीशन आई है। दूसरा हमने कहा क्या हो कि अगर इसमें से एक टी ही हमारा क्या है, एक टी लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है लेकिन दूसरा कर ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, बौनेपन के लिए उत्तरदायी होगा, ये लंबाई के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन गुण अभी भी हमें लंबा मिलेगा, क्योंकि अभी भी एक क्या है, यहाँ पे फंक्शनिंग एक काम कर रहा है। फिर तीसरा हमने कहा क्या हो, अगर दोनों ही क्या करें, लंबाई के गुण को प्रदर्शित ना करे, तो आपको बौनापन देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँ तीनों पेयर आपके पास जो आए हैं, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा हाइट, तीनों ही लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि तीनों के लिए, तीनों सिचुएशन में आपके पास तीन जोड़ी जीन्स पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि हाइट के लिए हमारे पास अलग अलग जोड़ी जीन्स पाए जाएंगे कि अगर लंबा है तो ये है, अगर हमने कहा सिर्फ एक ही जीन काम कर रहा है तो ये है, अगर हमने कहा दोनों जीन क्या कर रहे हैं, बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, लंबाई के गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहे तो ये है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जीन पेयर एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति और उसमें तीनों फॉर्म्स आपके पास आ रही हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो आपको एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने कहा कि जीन पेयर एक ही होगा और क्या होगा, एक व्यक्ति में आपको एक ही प्रकार का जीन पेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइट है, हमारी हाइट के लिए एक जीन पेयर, एक जीन का जोड़ा उत्तरदायी होता है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी में ये वाला आपको पेयर देखने को मिले, हो सकता है किसी में आपको ये वाला पेयर देखने को मिले, या किसी में ये वाला पेयर देखने को मिले। तो ये क्या है, जीन्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जीन्स की अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा ये दोनों भी एलील हैं, ये दोनों भी एलील हैं और ये दोनों भी एलील हैं, और ये आपस में सारे आपके पास क्या आ रखे हैं, जीन्स की अलग अलग फॉर्म्स आ रखी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ये आपस में क्या है, एलील है। जीन पेयर में हमने क्या कहा, एलील जो होते हैं, अभी आगे जाके हम कैरेक्टर और ट्रेट्स जब पढ़ेंगे तो जीन्स और एलील में क्या डिफरेंस है तब आप समझेंगे और अच्छे से। अभी के लिए हमने क्या समझा कि जीन पेयर में हमने कहा कि ये भी एलील है, दोनों आपस में क्या है, एलील है, ये दोनों भी एलील हैं और ये दोनों भी एलील हैं। तो हमने कहा जीन्स की जो अलग अलग फॉर्म्स आती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार एलील को। एलील को हमने क्या कहा, हमने कहा allelomorph or allele. It refers to one of the two members of a gene pair that control the two alternates of the same characters and located at the same locus in the homologous chromosome. क्या बात हुई है यहाँ पे, और आपने कहा कि ये क्या है, one of the two members of gene pair। आपने कहा ये जीन पेयर के मेंबर्स होते हैं, जो जीन का जोड़ा है, जीन के जोड़े, हमने कहा जोड़ा हमेशा क्या होगा, दो में होगा। तो ये जो दो मेंबर आपके पास आए हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर एलील होते हैं। एक और चीज यहाँ पर बोली गई है, दैट कंट्रोल टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे, अभी जब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में, तब आप समझेंगे कि जीन और एलील एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है डेफिनेशन। इसी के साथ हमने कहा एंड लोकेटेड एट द सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे उनमें सेम लोकस पे पाए जाएंगे। ठीक है, लोकस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जीन पेयर है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स की और ट्रेट की। इन तीनों सिचुएशन में हमने क्या कहा, इसमें हमने कहा कैरेक्टर है टॉल, इनमें हमने कहा कैरेक्टर है टॉल, इसमें भी हमने कहा कैरेक्टर है टॉल, और इसमें हमने कहा कैरेक्टर है ड्वार्फ। अब मैंने कहा कि आपके पास दो सिचुएशन आई है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। वैसे तो हमारे पास तीन सिचुएशन आई है, लेकिन हम इसके बारे में जब आप लॉज को समझ लेंगे तब बात करेंगे। आपने कहा दो सिचुएशन आई है, एक तो हमारे पास टॉल वाली आई है, एक ड्वार्फ आई है। यानी कि हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास दो ही प्रकार की आती है, कोई लंबा होता है तो कोई बौना होता है। अब हमने कहा कि ये दो चीजें जो हमारे पास आई हैं ये क्या है, कैरेक्टर है या फिर कोई और चीज है। तो देखिए कैरेक्टर एक ही है, हाइट, लेकिन हाइट के दो अलग अलग रूप हमारे पास आए हैं, एक लंबा है और एक बौना है। तो एक गुण के जो अलग अलग रूप आपके पास आते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेट। हाइट क्या होगा, कैरेक्टर होगा, और हमने कहा हाइट लंबी है या छोटी है वो क्या होंगे, आपके पास ट्रेट आते हैं। जैसे कि मैंने कहा आंखों का कलर, आंखों का कलर क्या है, गुण है, लेकिन आंखों का अलग अलग कलर जो होते हैं, जैसे कि आपने कहा ब्लैक है, आपने कहा ब्राउन है, आपने कहा ब्लू है। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या आएंगे, ट्रेट आएंगे। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि हमेशा जो यहाँ पर जीन्स और एलील होते हैं, जो हमने कहा कि जो एलील होते हैं, एलील हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो ट्रेट होते हैं वो डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्या स्टेटमेंट हमने दी, हमने कहा कि जो यहाँ पर एलील होते हैं वो हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि जो जीन पेयर है, जीन पेयर में जो दो आपके पास एलील आए हैं वो हमेशा सेम कैरेक्टर को कोड करेंगे, लेकिन जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इसकी बात करें,
हमने कहा दोनों जो एलील आपके पास आए हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हाइट, और सेम ट्रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टॉलनेस, यानी कि लंबाई के लिए। हमने कहा जो गुण है, गुण भी क्या है यहाँ पे लंबाई का है, जो दोनों में सेम है, और जो ट्रेट है वो भी क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो क्या समझे इस बात से, मैंने कहा ये तो किसके लिए होगा, टॉलनेस के लिए, और ये किसके लिए होगा, ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब इनमें से कौन डोमिनेंट है वही अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, लेकिन हमने क्या कहा, दोनों में अगर हम कैरेक्टर देखें, गुण देखें, दोनों का गुण क्या है, दोनों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए है, कैरेक्टर सेम है। लेकिन अगर हम ट्रेट कहें तो हमने कहा कि ये तो क्या होगा, टॉल होगा, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, यानी कि ये कैसा होगा, बौना होगा। तो जहां पर ट्रेट अलग अलग आ गए हैं, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो एलील होते हैं या जीन पेयर होता है वो हमेशा सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन जो ट्रेट हैं वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की है कैरेक्टर और एलील्स के बारे में। इसी के साथ हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया, डोमिनेंट रिसेसिव हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ लिया कैरेक्टर्स और ट्रेट में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में, या मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बारे में। कुछ वर्ड्स हमारे पास रह जाते हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।